हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जय हिंद मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट पर। और देखिए, एक बार यहाँ पर फिर से इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, और यह इंग्लिश की आपकी पहली वीडियो है। यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश फॉर एनी एग्जाम। आपको अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ से भी हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हैं तो विद पेशेंस से आप इस क्लास में बैठे रहिए, और आपको इंग्लिश अगर ना आए तब कहना, आपके हाथ में लाइक एंड डिसलाइक दोनों हैं। यदि नहीं आए तो साफ साफ कमेंट में डिसलाइक ठोक करके जाना और बता देना कि इंग्लिश के काबिल नहीं है आप, और यदि आए तो एक कमेंट जरूर करके जाना। और इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यदि इंग्लिश यहां से नहीं आई तो कहीं से भी नहीं आएगी। देखिए, इंग्लिश आज तक हम सीखे क्यों नहीं है और क्या मेन जल रही है, यानी कि एग्जाम तो दूर की बात है, हम आज तक इंग्लिश में कोई भी शब्द यदि हमारे सामने कोई कह दे तो उसे भी हम नहीं समझ पाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या रहा है कि हमें आज तक इंग्लिश नहीं आई है। तो देखिए, इंग्लिश सीखना कितना आसान होता है, इस वीडियो के बाद में आपको पता चलेगा कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है और इतना आसान होता है इंग्लिश सीखना। देखिए कैसे, यहां पर जैसे कि हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो वहां पर पहले हम सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, फिर एक वर्ब होता है और फिर एक अदर वर्ड होता है। यही एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यदि हम कोई भी घर का निर्माण करते हैं तो उसके पहले उसके स्ट्रक्चर हमें चाहिए, उसकी एक नींव चाहिए कि यह घर बना तो बना कैसे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और कहां पर हमारा रसोई घर होगा, कहां पर बेडरूम होगा, कहां पर हमारी किचन होगी, मतलब यह सारा हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। उसी प्रकार हमें जो इंग्लिश है वह पढ़ना लिखना बोलना कैसे आएगा, हम पहले यानी कि किस शब्द का यूज करेंगे, और लिखने के लिए आंसर राइटिंग चाहिए हमें, यानी कि बोलने के लिए हमें स्पीकिंग चाहिए, और एग्जाम के लिए हमें ग्रामर में एरर छांटना है तो वह कहां से आएगा। उसी पर आज हमारी पूरी चर्चाएं होंगी। और यह जो क्लास होने वाली है वो किसी भी एग्जाम को लेकर के होने वाली है। यहाँ पर इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि यदि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी में आएगा, उसे पहले आपका यदि हम क्लियर कर दें। देखिए, यदि आप इंग्लिश मतलब होता है आप जिस भी किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और यदि उसमें से इंग्लिश पूछ रहा है तो उसके लिए यहां से क्लास करना आपके लिए बहुत ही उचित है, और आप एक सही जगह पर आए हो। यहां पर यूट्यूब पर एक हमारी जो क्रांतिकारी चीज है वह यह है कि हमें फ्री में बच्चा को इंग्लिश का डर है वो मिटाना है बच्चा के अंदर से। तो उसी को लेकर के यह क्लास शुरुआत की गई है, और इसका पर्पज ये है कि आपको इंग्लिश सिखा देना, इंग्लिश में आपका एग्जाम है वो क्लियर कर देना। यदि आज तक आपका इंग्लिश की वजह से यदि आप रह पा रहे हो तो शायद आपके लिए यह एक अमृत हो सकता है कि यहाँ से आप इंग्लिश सीख पाओगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाओगे। आपके लिए पूरा 24 आवर्स होता है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20-30 मिनट निकाल लेना है और 20-30 मिनट में आप सीख जाओगे। ठीक है, कैसे करना है देखिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए हम कोई एसएससी का एग्जाम्स देते हैं। एसएससी का मतलब होता है कि जैसे आप कोई सीजीएल का दे रहे हैं, एमटीएस का दे रहे हैं, जीडी का दे रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां से आप यहां से भी सीख सकते हैं। यदि आप किसी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं और बैंक में आपको पता है कि इंग्लिश का एकदम भरमार होता है, वहां आप सीख सकते हैं। यदि आप कोई यदि आप यूपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीएससी में एनडीए और सीडीएस देने जा रहे हैं तो यहां से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, और यदि आप अभी 10th और 12th और 9th बेस में हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर जो टॉपिक्स होंगे, यानी कि टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ये सारे टॉपिक्स हमारे 9th और 10th में होते हैं, यानी कि 12th में होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से एकदम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर अब कोई जिज्ञासु नहीं रही होगी जानने के लिए कि हम सर किस लिए बैठे हैं और यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं। यह आपको बता दिया गया है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि उसमें इंग्लिश आ रहा है तो आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब यदि हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश की कि पहले सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड यहां पर हमने लिखा था, इसका मीन्स क्या होता है। देखिए, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक अदर वर्ड होता है, यह इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर हिंदी की बात करें, देखो क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी हम अच्छे से सीखते हैं, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में वर्ब होता है। ठीक है,
और यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है, यहां सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड होता है। यह इंग्लिश की बात चल रही है और यह हिंदी की बात। ठीक है जी, समझो यह क्या है, हमारा हिंदी है। तो हमें क्या करना है, जब हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो उसमें से वर्ब को छांटना है और उसकी जगह सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, जानते हैं ना सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जैसे हिंदी में यदि हम यहां पर लिखते हैं कि मुझे किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, जैसे हमने यहां पर लिखा है हिंदी में कि मुझे किताब पढ़ना है, तो यहां पर हमारा अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये क्या है, मैं हूं, मतलब मुझे किताब पढ़ना है। और अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना है। वर्ब क्या है, पढ़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है कि क्या पढ़ना है, हमें एक किताब पढ़ना है। यह बात आई समझ में कि मुझे क्या करना है, मुझे एक किताब पढ़ना है। और इसे हमने हिंदी में कहा, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मुझे को कहते हैं सर सब्जेक्ट, और किताब को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और पढ़ना को कहते हैं वर्ब। देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, यह हिंदी का स्ट्रक्चर होता है। बट इंग्लिश का स्ट्रक्चर में हमें इसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम यहां पर क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। कितना भी बड़ा हिंदी होगा उसका इंग्लिश हमें करना बिल्कुल आसानी तरीके से आएगा। कैसे आएगा कि यहां पर हमें जो वर्ब है वो लास्ट में है, इसे हमें बीच में बस घुसा देना है और ऑब्जेक्ट को लास्ट में कर देना है, बस हमारी इंग्लिश बन गया। कौन सा इसमें बड़ा काम है जी, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने देंगे, यहां पर वर्ब कर देंगे और ऑब्जेक्ट कर देंगे, बस आगे पीछे करते रहना है, इंग्लिश आ जाएगी। यहां पर क्या होगा, मुझे एक किताब पढ़ना है, आई एम टू रीड बुक। क्या पढ़ना है, आई एम टू रीड बुक, मुझे एक किताब पढ़ना है। आ रहा है ना समझ में। अभी ये बाद की बात है कि सर हमें M2 क्यों लगाया, is2 क्यों लगाया, वो एक कंपल्सन के लिए लगाया था, यानी कि हैज टू, हैव टू, एज आर टू, मतलब ये सारा कुछ बाद में सीखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन तो ले लें कि हमें करना क्या है यहां पर। जैसे देखो अब हमने बात की है आपको एक सब्जेक्ट की कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखने जा रहे हैं। देखिए यदि आप कुछ भी नहीं जानते वहां से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जी, ठीक है। इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें सर कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, तो जितना जो शब्द यानी कि हमारे एक सेंटेंस में, हमारे जो वाक्य में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो कुछ ना कुछ करना या होना दर्शाया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो कुछ भी कर रहा हो या जिसका कुछ अस्तित्व हो वह हो। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, एक सेंटेंस लिखा, ऐसे अगर सेंटेंस लिखा कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, और यहां पर लिखा कि मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। समझिएगा यहां पर देखिए, गौर कीजिए यहां पर क्लास में कि मैं एक अध्यापक हूं, मेरा यहां पर जो अस्तित्व है वो क्या है, एक अध्यापक का होना। यानी कि मेरा जो अस्तित्व है यहां पर क्या है, मेरा एक अध्यापक का होना, मैं एक अध्यापक हूं। दूसरा यानी कि सेंटेंस हमने लिया गया, उसमें कहा है मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। यह मेरी क्या एक क्रिया है, मेरा एक कर्म है पढ़ाना। यानी कि मेरा जो काम करना वह दर्शाया जा रहा है कि पढ़ाना, और मेरा होना दर्शाया जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। तो आप समझ गए ना कि जिसका करना या होना दर्शाया जाता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट होता है, जो मुखिया होता है, वह हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मैं क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया तो एकदम लाइक ठोका जाए, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है। अब यहां पर हम दर्शाएंगे कि आई एम अ टीचर और आई टीच यू, यानी कि मैं आपको क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। यह बात आ रहा है ना समझ में, एकदम अच्छे से क्लियर होता जा रहा है ना। क्लियर होता जा रहा है तो कमेंट में लिख दिया जाए कि सर क्लियर। अब देखिए, अब सब्जेक्ट की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि सर सब्जेक्ट ऐसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है।
तो बेटा यहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर उसे जीरंड कहते हैं, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यह भी सब्जेक्ट का काम करता है। और भी आगे आएंगे, यानी कि आपको यहां पर बताएंगे कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है और कैसे होता है। ठीक है जी। नाउन की बात करें तो नाउन इज द सेंस ऑफ नेम, यानी कि यदि किसी का नेम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, यदि उसका नाम आ गया तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर हमने बात किया जाए कि राधा नाचती है, यानी कि राधा का काम क्या है? नाचना जी। सेंटेंस है कि राधा नाचती है, और एक सेंटेंस दे रहे हैं कि वह नाचती है। पहला है कि राधा नाचती है, और वहीं दूसरा लिख दिया हमने कि वह नाचती है। तो बताइए जी इसमें कौन फर्क है? का फर्क क्या है कि यहां पर यदि सर हम फर्क की बात करें तो आपने यहां पर राधा लिखा है और यहां पर वह लिखा है। एक राधा को यानी कि बाइफरकेट कर दिया है, वैसे समझ में आया जी? यानी कि राधा को यहां से हटा दिया गया है और उसकी जगह वह सटा दिया गया है। हटाना और सटाना वही होता है वर्ब को लगाना। देखिए कैसे पहचान पा रहे हैं कि राधा एक नाम है। कहते नहीं कि राधा एक नाम है जिसका दीवाना श्याम है। बोलिए जी, है कि नहीं है? है बिल्कुल। और राधा की जगह वह कर दिया गया है, मतलब सी कर दिया गया है। यदि हम इशारा से कह रहे हैं कि वह नाचती है और वहां पर सामने उसका नाम लेके कह रहे हैं कि राधा नाचती है, फर्क तो कोनो नहीं है कहने में, लेकिन यहां पर नाउन और प्रोनाउन का फर्क है। यदि उस नाउन को रिप्लेस करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कि हमें यहां से एक बात आया समझ में कि सर जो राधा है वो एक नाउन है और वह है जो एक प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं जी सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अब जीरेंड का क्या खेल है तो वो आगे समझेंगे, यानी कि जब B1 में ING लगा देते हैं तब हमारा जीरेंड बन जाता है। जैसे कोई ना कोई कोटेशन कहते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जी, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। इस प्रकार के जो शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं वह हमारे जीरेंड होते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यानी कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसे जीरेंड कहते हैं। यह बात बोलिए जी आई समझ में कि नहीं आई? आया ना सब्जेक्ट। अब हम और यहां पर एकदम इसे डिफाइन करेंगे अच्छे से या सब्जेक्ट को। आज यदि हमने सब्जेक्ट उठा लिया तो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे जी। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। जिस किसी के पीछे पड़े हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है आप जिस किसी के पीछे पड़े हैं उसे छोड़ना ना चाहिए। लगा लिया है दिल तो अब उसका दुखाना ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज के पीछे पड़ गए, जैसे हमें एग्जाम यदि क्लियर करना है तो करना है भाई, कुछ भी हो सकता है वो वस्तु व्यक्ति। अब यहां पर यदि हम सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं तो बेटा यहां सब्जेक्ट की यदि हम बात करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होगा। एक तो सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम इसे सिंगुलर कह दें या फिर हम इसे प्लूरल कह दें। कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? बताओ जी। बिल्कुल कह देंगे जी। अब हमारा या तो सब्जेक्ट सिंगुलर कह देंगे या फिर प्लूरल कह देंगे। बहुत बढ़िया। दे चुके हैं वचन इसे पूरा निभाएंगे। दे चुके हैं वचन तुम्हें इसे पूरा निभाएंगे। और जब तक तुम पढ़ ना लोगे इंग्लिश को, जब तक तुम पढ़ ना लोगे इंग्लिश को, जब तक हम तुम्हें सीखने से पीछे ना हट पाएंगे। यानी कि जब तक हम सिखाते रहेंगे तुम सीखते रहो। तो सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर मीन्स क्या होता है? वन, यानी कि सिंगल बॉडी। भाई साहब ऐसे कहा जाता है सब्जेक्ट में कि व्यक्ति आता अकेला है और जाता अकेला है। बस यह जो दुनिया है वही एक झमेला है, लेकिन आना जाना तो अकेला है। इस दुनिया में जो उलझने हैं
वही झमेला है बस, आएगा तो अकेला, जाएगा अकेला। तो वही कह रहा है कि जब सिंगल बॉडी में होता है, जैसे अगर एक व्यक्ति को पूछा कि भाई साहब आप सिंगुलर हो क्या प्लूरल हो, तो वो कहते हैं जी हम तो सिंगुलर हैं। मतलब कह रहे हैं कि साहब काय के लिए सिंगुलर है, कि अभी तो हमारा बेवनी भयो तो हम सिंगुलर है। तो ये बेवनी भयो ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है जी, इसका कौनो कंसेप्ट नहीं है कि ब्याह हो गया तो प्लूरल हो गए, ना ब्याह भयो तो सिंगुलर रह गए, ऐसा नहीं है। समझो सब्जेक्ट में क्या है तब, कि जैसे हमारा एक प्रोनाउन होता है उसे हम एक कोड में कहते हैं आयु देवी। क्या कहते हैं? आयु देवी कहते थे उसे। जैसे आयु देवी का मतलब क्या होता है जी? आई यू दे और वी। देखिए जी कितना सुंदर सुंदर शब्द है जी। आई माने होता है जी मैं, यू माने होता है तुम, दे माने होता है बे, और बी माने होता है हम। यानी कि यह जो आयु देवी है वो जी प्लूरल होता है। अगर हम प्रोनाउन में बात करने जा रहे हैं जी, आयु देवी क्या होता है? प्लूरल होता है। और वही यहां पर बात करें कि ही और सी, ही सी इट सिंगल नेम, ये क्या होते हैं जी? ये होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर। अब इतना हमें कंसेप्चुअल सीख रहे हैं कि इसे सिंगुलर प्लूरल कह क्यों रहे हैं, तो हमें वहां पर वर्ब दादाजी बैठे हैं उनका प्रयोग करना है, उन्हें सटाना है। तो उन्हें कैसे है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा, क्या होगा जी? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। यह समझिए जी। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहा तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर होगा। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है, सब्जेक्ट क्या रहता है? प्लूरल रहता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है तो उसके साथ में वर्ब भी क्या रहता है जी? प्लूरल रहता है। समझे? अब आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये कौन बात है कि वर्ब कैसन सिंगुलर प्लूरल होगा, उसे तो जरा समझाइएगा। तो धैर्य रखिएगा बच्चे, सब समझ में आएगा। समझो, यहां पर यदि हम वर्ब की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्ब की। तो वर्ब की यदि हम डेफिनेशन यहां पर देखें कि सर वर्ब होता क्या है, अगर हम इसे अगर अच्छे से पहचान पाए तो हम जरा सुनने में और समझने में तसल्ली अच्छे से आ जाएगी। तो समझिएगा कि जिसके अंत में ना लगा हो या लगाने से लग जाए। समझो बेटा क्या बात कही है, कि जिसके अंत में ना लगा हो या लगाने से लग जाए वो वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। यानी कि ना लगा हो या लगाने से लग जाए। अब लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि यदि ना की बात करें हम, तो ये नहीं कि सर किसी नाम के पीछे ना लगाए। जैसे हमने कहा था कैटरीना, करीना, हसीना, नगीना का सर ये वर्ब हैं। तो अरे पागल, ये वर्ब नहीं है, ये तो नाम है। क्या है जी? नाम। लेकिन अगर वर्ब की हम बात करें तो वर्ब जैसे हो गया हमारा आना, जाना, खेलना, हंसना, सोना, धोना, रोना, पीटना, पढ़ाना, तो ये सारा क्या है? हमारा वर्ब है। समझ में आया? वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। यानी कि ना तो सब्जेक्ट में भी लगा रह सकता है और ना वर्ब में भी लगा रह सकता है। तो जिसमें क्या है कि ना लगा हो या लगाने से लग जाए, वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। जैसे हंसना, खेलना, सोना, पढ़ना, रोना, धोना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है जी? वर्ब। तो यहां पर हम बात करें कि सर ये वर्ब जैसे होता है, तो वर्ब हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 5 प्रकार का। तो समझो, वह 5 प्रकार में हो सकता है हमारा वर्ब। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है जी, और बोलो आगे, फोर्थ फॉर्म होता है, और क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म होता है।
अब समझिएगा यहां पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ब के हमारे जो 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब B1, B2, B3, B4 एंड B5। यहां पर जो वर्ब B1 का नाम होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं B1 का नाम? प्रेजेंट। B2 का नाम होता है पास्ट, B3 का नाम होता है परफेक्ट, B4 का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस और V5 का नाम होता है प्रेजेंट। अब समझिए यहां पर आपके अंदर एक कहीं ना कहीं यह अंदर से चल रहा होगा कि सर हमारा जो वर्ब है वो दो जगह हमें प्रेजेंट प्रेजेंट काय के लिए दिख रहा है जी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां भी हमें प्रेजेंट दिख रहा है, यहां देखिए यहां भी हमें प्रेजेंट दिख रहा है और सर हमें यहां भी दिख रहा है प्रेजेंट, देखिए, लेकिन इसमें कहीं फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अब जब हमें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो सर फ्यूचर का टेंस कैसे बन जाता है? यह बात तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर टेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वहां पर यदि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब कोई ना कोई क्लॉज बनेगा। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब इज नॉट अ सस्टेन ऑफ एनी क्लॉज। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा तभी कोई ना कोई क्लॉज बनेगा, यानी कोई ना कोई सेंटेंस की शुरुआत तभी हो पाएगी। आप समझिए, वर्ब नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। तो फ्यूचर की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो फ्यूचर है वो क्रिएट किया जाता है, एक कल्पना होती है, एक इमेजिनेशन होता है। क्या होता है? एक इमेजिनेशन होता है। उसे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से कि इमेजिनेशन कैसे कर लेते हैं जी, फ्यूचर को कैसे इमेजिनेशन में बना देते हैं, समझेंगे। लेकिन यहां पर इसे पेशेंस से समझना कि अब यहां हम सिंगुलर प्लूरल की बात करने जा रहे हैं कि सर सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट B1 होता है यह हमारा प्लूरल होता है और B5 होता है यह हमारा सिंगुलर होता है। अब यहां पर देखना कि हम सिंगुलर बॉडी को एक सिंगल साइन देने जा रहे हैं। सिंगल साइन मतलब एक साइन मतलब माइनस, और प्लूरल को हम डबल साइन देने जा रहे हैं, मतलब एक यहां से मतलब प्लस देने जा रहे हैं। यह समझने की बात है। बस कुछ कहते नहीं कि समझदारों के लिए सारे काफी होते हैं, मगर लोग समझदार तो होते हैं मगर वो समझा नहीं करते हैं। तो वही बात है, आप समझ जाइए कि यदि हम B2 की बात करें तो B2 हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। B3 की बात करें तो यह भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और B4 की बात करें यानी कि यह कंटिन्यूअस, यह भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है जी। लेकिन यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि सर अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को देखें तो आपने किसी भी टेंस में प्रेजेंट और पास्ट सुना होगा, यानी कि प्रेजेंट सुन लिया, पास्ट सुन लिया, पर लेकिन परफेक्ट और कंटिन्यूअस यह अकेले नहीं होता है। यह अकेले नहीं होता है। कैसे नहीं होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस अकेले? कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो वहां पर परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस ऐसे तो बोलते ही नहीं है सी। तो क्या बोलते हैं? तब हम वहां पर बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब किसी ना किसी के संग में लगा रहता है, और किसी ना किसी के संग में लगा रहता है तो जाहिर सी बात है अकेला नहीं आएगा। आप इतना समझ पा रहे हैं ना कि अगर हम किसी ना किसी के सहारे कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो फिर अकेले नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो वही बात यह करता है कि जो वर्ब B3 और B4 नेवर यूज अलोन, यानी कि B3 और B4 का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो यह अपने संग में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट अ सस्टेन ऑफ B3 एंड B4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया जी? बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए बस। तो B3 B4 है वह अकेले नहीं आता है, या जब भी आता है तो अपने साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो वह हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा कि जब एक परिवार में से ही यदि हमसे कुछ बड़े लोग होते हैं हम उनसे सहायता कर लेते हैं कि सर हमारी जो भैया है या बहन है, मम्मी पापा की हमारी कुछ सहायता कर दीजिए, मतलब अपने परिवार से ही लेते हैं। तो यहाँ भी ये अपने परिवार में जाएगा तो यह प्रेजेंट और पास्ट से ही सहायता लेता है। मतलब इसमें जो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है वो या तो प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा। यहाँ तक बात आ रही है ना समझ में अच्छे से? एक बार अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर ठोका करो।
यानी कि लाइक करने से और एक कमेंट ठोकने से एक अंदर से एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं, इन्हें हम भी कुछ और सिखाने का प्रयास करें। भले ही आप बस देखिएगा चैनल को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करो कि लाइक करो या कुछ ही करो, लेकिन आपको यदि जरूरत है और आपको कुछ लाभ मिल पा रहा है तो जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देता है, मगर विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है और इसे मैं अपने देश के लिए कर सकता हूं। यानी कि अपने देश के लिए यदि कोई कुछ भी कर सकता है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दानियों की कमी नहीं। और मैं तो एक उस समुद्र की एक छोटी सी बूंद हूं कि जिससे यदि मेरी बूंद जहां पर गिरे वहां शायद आप लोगों का कुछ भला हो सके, तो इसीलिए मैं यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सीख जाएं। तो वही जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात करें तो यह कोई ना कोई अपने साथ में प्रेजेंट या पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो परफेक्ट की बात करें तो यह अपने साथ में हैज, हैव और हैड लेता है। क्या लेता है? हैज, हैव और हैड लेता है। और कंटिन्यूअस की बात करें तो यह अपने साथ में इज, एम, आर और वॉज और बर लेता है। यानी कि इज, एम, आर एंड वॉज और बर लेता है। अब देखिए यहां पर बात करने जा रहे हैं कि सर आपने तो अभी बोला था कि यह प्रेजेंट एंड पास्ट की सहायता से आता है, तब यहां पर इज, एम, आर और वॉज बर, हैज, हैव, हैड का क्या कंसेप्ट है? व्हाट इज द कंसेप्ट इन दिस हैज, हैव, हैड एंड इज, एम, आर, वॉज बर? आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? क्या आप ना समझे? तब देखिए यहां पर क्या समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर समझाते हैं कि जो इज, एम, आर एंड वॉज बर है, यहां पर हम देखेंगे कि हैज, हैव, हैड एंड इज, एम, आर है, इसे हम प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। और हमारा हेड है और वॉज बर है, इसे हम पास्ट कहते हैं। तो यही जो हमारा टेरिटरी है, यानी कि ये हमारा जो एरिया है प्रेजेंट एंड पास्ट का है, कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर इज, एम, आर है, और पास्ट की बात करें तो वॉज एंड बर है। अगर हम परफेक्ट में बात करते हैं तो हमारा हैज और है प्रेजेंट है, और हेड की बात करें तो यह पास्ट है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? यानी कि हमारी एक रीजनल भाषा में कहा जाता है कि भुजात बानी का, एकदम समझ पा रहे हो। तो वही कहने जा रहे हैं कि अगर हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग B3 के साथ कर दें तो बताइए जो हमारा हैज, हैव है इसे क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट कहते हैं, और B3 को परफेक्ट कहते हैं। हमारा टेंस कौन सा बन के तैयार होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर हम हेड के संग B3 लगा देंगे तब कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। और हम इजएमआर के संग B4 लगा देंगे तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और वॉज वर के संग B4 लगा देंगे तब हमारा यह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। कैसे सर होगा? तो उस स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं कि सर स्ट्रक्चर कैसे हम तैयार करें, कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं क्या? हम उस काबिल हो चुके? जी हाँ बच्चे, आप उस काबिल हो चुके हैं कि आप इंग्लिश की दम तोड़ सकते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कैसे कि इसे थोड़ा सा हल्का सा छोटा किया जाए, कि छोटे से नन्ना सा प्यारा सा इसे किया जाए। और यहां पर देखिए, और यहां पर हम देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हम अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, देखिए क्रिएट कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को, कि एक सब्जेक्ट और वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। यह हमारा स्ट्रक्चर है। यह क्या हमारा एक स्ट्रक्चर है। और यहां पर जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे तब इसे प्रेजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कहेंगे। अब प्रेजेंट कैसे कह रहे हैं, यह बात आ रही है समझ में? क्योंकि यहां वर्ब B1 और B5 लगा दिया है। B1 एंड B5 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर आपसे कहा जाए कि पास्ट टेंस को निर्माण कीजिए, तब पास्ट कैसे बनेगा? एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा, और यह जो वर्ब होगा वो B2 होगा, इसे हम पास्ट कहेंगे। अगर हम बात करें कि अगर इसे परफेक्ट किया जाए तब आप कहोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट करने जा रहे हैं तब हैज और हैव लगा दीजिए, और उसके साथ B3, यह क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट की बात करने जा रहे हैं तो हैज, हैव की जगह हैड रख दीजिए, इसे पास्ट परफेक्ट कह देंगे। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहना है तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और यहां पर B4 रख दें प्लस अदर वर्ड, यह क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर वॉज और बर रख देंगे, यह क्या हो गया? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। बताओ यह बात आई समझ में कि नहीं आई? बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि शायद यह स्ट्रक्चर से हम कैसे इंग्लिश को निर्माण करेंगे
और हम कैसे निरंतरता इस इंग्लिश की जो जर्नी है उसे रखेंगे जारू, कि शायद एक अल्टरनेट डे से आए कि एक दिन छोड़ करके आपको वीडियो मिलेगी, और यह जो है हमारा जो क्रांतिकारी सोच है यह शायद कायम रहे और आप सभी बने रहें इसी प्रकार हमारे साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।